काफ़ी लोगों के ये सवाल आ रहे थे कि हमारा कॉलेज अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, अपग्रेडेशन चल रहा है और हमें अभी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, लेकिन चांसेस है कि हमें अलॉट हो जाए। तो क्या इस बीच में हमें कुछ पढ़ना चाहिए एमबीबीएस से रिलेटेड, या क्या कोर्स होता है, क्या पढ़ाया जाता है इन द स्टार्टिंग डेज़। तो ये काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए थे, तो इसीलिए ये वीडियो बनाई गई है। हम एनाटमी से शुरू कर रहे हैं। जैसे आपको पता है कि बहुत कॉमन सी बुक है बीडीसी, मोस्टली कॉलेजेस प्रेफर करते हैं, लेकिन आजकल विश्राम सिंह भी प्रेफर कर रहे हैं। लेकिन स्टार्टिंग जो बेसिक होती है वो बीडीसी से आप पढ़ सकते हो। तो थोड़े बहुत टेक्निकल जो पॉइंट्स होते हैं एनाटमी से रिलेटेड, जो बेसिक चीज़ें हैं, टर्मिनोलॉजी हैं, वो इसके अंदर कवर है। तो आप अगर बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हो, वेरी बेसिक से स्टार्ट कर रहे हो, तो आप बीडीसी से स्टार्टिंग ऑफ हैंडबुक ऑफ जनरल अनाटमी के नाम से ये बुक आती है, आप इसको पढ़ना शुरू कर सकते हो। मैं भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी यहाँ पे। सो लेट्स बिगिन विद दैट। सो यहाँ से इंट्रोडक्शन है, जिसमें बताया गया है कि ह्यूमन एनाटमी क्या होती है। मतलब ह्यूमन एनाटमी इज़ अ साइंस विच डील विद द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। सिर्फ एक लाइन है ये कि स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी से डील करती है, लेकिन एनाटमी इतनी वास्ट है, ये आपके फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तक चलती ही रहती है। और काफ़ी वास्ट टॉपिक है। एम्ब्रियोलॉजी आता है, माइक्रोबायोलॉजी आता है, ग्रॉस एनाटमी आती है इसके अंदर। सो इसके सब डिविजन्स भी बहुत सारे हैं, इसका सिलेबस बहुत वास्ट है। अगर आप कंपेयर करें फर्स्ट ईयर के बाकी सब्जेक्ट से, जो बायोकेमिस्ट्री हैं और आपका फिजियोलॉजी है, उसके कंपैरिजन में एनाटमी का सिलेबस बहुत वास्ट है। और एनाटमी को कंटिन्यूसली पढ़ते रहना पड़ता है। हमेशा ये होता है कि एनाटमी भूल जाते हैं। तो कोशिश करना चाहिए आपको कि अगर आपको कॉलेज स्टार्ट हो गए हैं, आप नहीं जा पा रहे या अभी आपको मिला नहीं है, मिलने के चांसेस हैं, तो आप थोड़ा बहुत बेसिक स्टार्ट कर दें, ताकि आप जब कॉलेज में जाएं, यहाँ तो क्लासेस शुरू हो गई हैं तो वो वापस रिपीट नहीं होंगी, वो आपका थोड़ा बहुत मिस हो जाएगा। सो इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिलेगी, मैं ये कोशिश करूँगी। सो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे आपने देखा कि एनाटमी जो है अपने ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर से डील करती है। ये बहुत बेसिक सी डेफिनेशन है। एनाटमी जो है वो ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड है, जिसका ग्रीक वर्ड था एनाटोम, जिसका मतलब होता है कटिंग अप। मीन्स अगर जैसे कैडावर्स आपको मालूम होगा, डेड बॉडीज़, उनको कट करके उनको स्टडी किया जाता है, तो वो एनाटमी के टॉपिक में आता है। तो ये वही चीज़ है, डिसेक्शन जिसे हम कहते हैं। So, however, the two word anatomy and dissection are not synonym. Dissection is a mere technique where anatomy is a wide field of study. It's a very wide subject. Okay, anatomy forms foundation of the whole art of medicine. Anatomy is to physiology as geography is to history. That is describes the theater in which action takes place. Very great line it is here, that it describes the theater in which the action takes place. Means the action, if we talk about physiology, means कि क्या काम कर रहा है सेल, कैसे सिस्टम वर्क कर रहा है, वो एक फिजियोलॉजी है। कहाँ पे काम कर रहा है, कौन से स्ट्रक्चर में है, तो वो आप एनाटमी होता है। कि भाई आपको पता है कि ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल के अंदर वो फ्लो हो रहा है, प्रेशर है, ये फिजियोलॉजी का पार्ट है। लेकिन ये जो ब्लड वेसल बन रही है, कितनी लेयर्स हैं इसके अंदर, ये एनाटमी के अंदर आता है। तो इट्स अ वेरी सिंपल डेफिनेशन। अगर आप देखें तो यहाँ पे ये पूरी आपको दिख सकती है स्केलेटल सिस्टम, कई बार हमने देखी है। सो हम इसके आगे ही पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हमने आप देख ही लिया है कि आपकी जो सबसे पहले एनाटमी की जो ब्रांच है, वो है, सबसे पहला डिवीज़न है बहुत सारे, कैडावरिक एनाटमी। तो कैडावरिक एनाटमी क्या होती है? स्टडीज ऑन द डेड इम्बाल्ड बॉडीज यूजली विद अ नेकेड आई। ठीक है। जैसे कि आपको मालूम होगा कि बीडीसी के वॉल्यूम्स हैं, वॉल्यूम 1, 2, 3, 4 वॉल्यूम्स हैं। जनरल एनाटमी की अलग से बुक है। तो अगर आप देखें तो रीजनल एनाटमी है, जिसमें अपर लिम्ब है, लोअर लिम्ब है, थोरेक्स है, एब्डोमेन है, हेड है, नेक है एंड ब्रेन है। एक होती है सिस्टमैटिक एनाटमी, स्टडीड इन सिस्टम लाइक द स्केलेटल सिस्टम, ऑस्टियोलॉजी, मस्कुलर सिस्टम, आर्टिकुलेटिव। दो तरह से एनाटमी को पढ़ा जाता है। एक होता है रीजनल एनाटमी, कि भाई हम रीजन वाइज जा रहे हैं, कि पहले हमने अपर लिम्ब पढ़ लिया, फिर हमने लोअर लिम्ब पढ़ लिया,
फिर हमने आपका स्कल पढ़ लिया, ब्रेन पढ़ लिया। तो एक तरह का होता है वो रीजनल एनाटमी कहलाता है और दूसरा होता है सिस्टमेटिक। कई सारे सिस्टम है हमारे बॉडी में, मस्कुलर सिस्टम है, आर्टिकुलेटिव सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम है, तो उसकी बेसिस पे पढ़ाया जाता है। ये डिपेंड करता है कि आपको कॉलेज किस तरह से प्रेफर करता है। मोस्टली रीजनल एनाटमी से ही पढ़ाया जाता है। बीडीसी भी इसी तरह से बनाई गई है कि हर वॉल्यूम में एक जो है एक रीजन जो है वो डिफाइंड है। ओके, द लोकोमोटर सिस्टम इंक्लूड्स दी दिस थिंग। नेक्स्ट है आपकी लिविंग एनाटमी, स्टडीड बाय इंस्पेक्टेशन, पाल्पेशन, परक्यूजन, एस्कुलेशन, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी, गैस्ट्रोस्कोपी, रेडियोग्राफी एंड इलेक्ट्रोमायोग्राफी। इंस्पेक्शन मीन्स लाइक आप ऊपर से अपेयरेंस से क्या जज कर पा रहे हो, कोई डिसेबिलिटी या डिजीज़ समझ में आ रही है। पाल्पेशन, हमें पता है कि हम अपनी रेडियल आर्टरी से पल्स चेक करते हैं, तो वो पाल्पेशन में आता है। परक्यूजन भी होता है, ऑस्कुलेशन जो स्टेथोस्कोप से हम सुनते हैं। एंडोस्कोपी आपको पता है कि इनर पार्ट, इंटेस्टाइन या स्टमक के कोई पार्ट से आपको चेक करना, तो एंडोस्कोपी होती है। तो ये लिविंग एनाटमी है। थर्ड आपका एक सब डिवीज़न होता है वो एम्ब्रियोलॉजी या डेवलपमेंट एनाटमी कहते हैं। तो हमें ये पता है द स्टडी ऑफ द प्री नेटल डेवलपमेंट चेंजेस इन एन इंडिविजुअल और द डेवलपमेंटल हिस्ट्री इज़ कॉल्ड ऑन्टोजेनी, द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑन द हेरेन इज़ कॉल्ड फाइलोजेनी। ये हमें बहुत अच्छे से पता है, अर्नस्ट हैकेल का लॉ भी है इसके ऊपर। सो हम इसके डिटेल में बाद में ही जाएंगे, क्योंकि एम्ब्रियोलॉजी की अलग से एक पूरा सब डिवीज़न है, पूरी एक बुक आपको पढ़नी होती है एम्ब्रियोलॉजी पे। तो यहाँ पे सिंपल सी डेफिनेशन दी है। हिस्टोलॉजी आपको पता है माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर से जब अपन कोई चीज़ स्टडी करते हैं तो वो हिस्टोलॉजी में आती है। सरफेस एनाटमी होती है स्टडी ऑफ द डीपर पार्ट्स ऑफ द बॉडी इन रिलेशन टू द स्किन सर्फेस। इट्स हेल्पफुल इन क्लिनिकल एंड प्रैक्टिस। कोई भी चीज़ देख के तो ये आप देख सकते हैं, जैसे पैल्पेटिंग द डोर्सल स्पेडिस आर्टरी। ये सारी चीज़ें हैं, ये धीरे धीरे आपको समझ में आएंगी। रेडियोग्राफिक एंड इमेजिंग, सीटी स्कैन से जो अपन देखते हैं बोन्स में, जैसे ऑर्थोपेडिक्स होते हैं वो देखते हैं, तो वो रेडियोग्राफिक एंड इमेजिंग एनाटमी में आती है। नेक्स्ट अगर अपन देखें तो आपके पास आता है जैसे ये एक्सरे दिख रहा है चेस्ट का, इसके अंदर आप देख पा रहे होंगे कि ये रिब्स के पीछे लंग्स हैं। यहाँ पे आपको हार्ट, ये क्लियर इमेज नहीं है, आप रियल लाइफ में देखेंगे तो आप और प्रॉपर देख पाएंगे। फिर होता है कंपैरेटिव एनाटमी, इट्स अ स्टडी ऑफ एनाटमी ऑफ द अदर एनिमल्स टू एक्सप्लेन द चेंजेस इन फॉर्म, स्ट्रक्चर, फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। अगर हम कंपेयर करके पढ़ा रहे हैं तो वो एनिमल कंपैरेटिव एनाटमी हो जाती है। फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी डील्स विद एक्सटर्नल फीचर एंड मेजरमेंट ऑफ डिफरेंट रेसेस, ग्रुप ऑफ पीपल एंड स्टडी ऑफ द प्री हिस्टोरिक इमेज। जैसे हमें एक पता है कि हम मंकी से डेवलप हुए हैं, तो वो एक ब्रांच अगर आप एंथ्रोपोलॉजी में जाएंगे कि वो हम डिफरेंट रेसेस एंड ग्रुप्स पे किस तरह से इमर्ज हुए हैं। देन आपकी आती है अप्लाइड एनाटमी, जो हमें पता है क्लिनिकल, डील्स विद एप्लीकेशन ऑफ द एनाटॉमिकल नॉलेज टू द मेडिकल एंड सर्जिकल प्रैक्टिस। जब आप सर्जन बनते हैं तो ये सब चीज़ें जब काम आती हैं, जैसे कि आप सर्जरीज कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी नर्व कहाँ पर है, कौन सी आर्टरी कहाँ पे है। आप गलत आर्टरी, गलत नर्व को अगर कट कर देंगे तो काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। तो ये अप्लाइड एनाटमी में आता है। फिर एक्सपेरिमेंटल एनाटमी इज स्टडी ऑफ फैक्टर विच इन्फ्लुएंस एंड डिटरमाइन द फॉर्म, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। फिर जेनेटिक्स वी नो द स्टडी ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम। दिस इज़ वेरी बेसिक कि भाई कौन कौन सी एनाटमी आती है, आपके सब डिविजन्स कौन से हैं, कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने होते हैं। इसीलिए कहते हैं कि एनाटमी का जो सब्जेक्ट है वो बहुत वास्ट है। काफ़ी सारी उसके डिविजन्स हैं, काफ़ी सारी पार्ट्स हैं जो इसके अंदर आती हैं। तो अगर आप ये देख पा रहे हैं, द रिलेशन ऑफ द नर्व टू द ह्यूमरस एंड लाइकलीहुड ऑफ द इंजरी इन केस ऑफ फ्रैक्चर। ये आप आगे जाते जाएंगे तो आराम से पढ़ते जाएंगे। ये आपका ह्यूमरस दिखाई गई है, ये रेडियल जा रही है, ये एक्सिलरी है, अल्नर नर्व्स हैं ये सारी। तो ये इंजरी के टाइम पे, फ्रैक्चर के टाइम पे क्या उसके अंदर आती है। फिर हिस्ट्री है, इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट गो थ्रू दीज, जस्ट एक पार्ट है बीडीसी का, तो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। आपको पता है हिप्पोक्रेट्स के बारे में, हिप्पोक्रेटिक ओथ होती है, तो ये फादर ऑफ मेडिसिन कहलाते हैं, द फाउंडर ऑफ एनाटमी है। ओके, तो वी नो दैट हिप्पोक्रेट्स ओथ हैज़ बीन टेकन, देयर इज
Next one is Herophilus. Okay, Herophilus is called the father of anatomy. Herophilus is the father of anatomy. He was the first one to dissect the human body. किसने सबसे पहले dissect की थी? तो हेरोफिलस ने की थी. He distinguished cerebrum from cerebellum, nerves from tendons, arteries from veins, and the motor from sensory nerves. काफ़ी सारे काम कर दिए थे उन्होंने. डिफ्रेंशिएट कर दिया था cerebrum में और cerebellum में, नर्व्स और टेंडन्स में, आर्टरीज और वीन्स में, और मोटर और सेंसरी नर्व्स में इन्होंने काफ़ी सारा डिफ्रेंशिएशन कर दिया था. ओके, देन वी टॉक अबाउट इज नेक्स्ट इज गैलन. ये आप पढ़ सकते हैं. इन्होंने काफ़ी बुक लिखी थी, द एनाटोमिसिस एडमिनिस्ट्रेबस. ये काफ़ी फेमस भी हुई थी. ये प्रिंस ऑफ फिजिशियंस भी कहलाते हैं. तो गो थ्रू दीज. ये तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, ना इनके ऊपर कोई क्वेश्चन आता है. ये लियोनार्डो डा विंची के हैं. और बेसेलियस द रिफॉर्मर ऑफ एनाटमी. ये आप एक नाम याद रख सकते हैं कि रिफॉर्मर ऑफ एनाटमी. और अच्छा एनाटमी को, मॉडर्न एनाटमी को फाउंडर भी ये कहलाते थे. फाउंडर ऑफ मॉडर्न एनाटमी इज वेसेलियस. ओके, ही टॉट एनाटमी कुड बी लर्न ओनली थ्रू डिसेक्शन. कि भाई एनाटमी को डिसेक्शन की तरह ही पढ़ सकते हैं. ओके, इनकी भी फेमस बुक थी दी डी फैब्रिशिया ह्यूमैनी कॉर्पोरस. रिटन इन 7 वॉल्यूम्स. 7 वॉल्यूम्स है उस बुक के. सो काफ़ी डिटेल्ड उन्होंने एक्सप्लेनेशन किया था. देन विलियम हार्वे. वी नो विलियम हार्वे एज दैट ही वॉज द डिस्कवर ऑफ द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड. तो इन्होंने उस सेंस में काफ़ी सारे रिसर्चेस की थी. विलियम हंटर के बारे में दिया गया है. एंड काफ़ी सारे साइंटिस्ट, काफ़ी सारे फाउंडर्स हैं. you can go through them once. just go through them, there won't be any question. just we have to know like Vesalius जो है वो फादर ऑफ मॉडर्न एनाटमी है. ये एक छोटी सी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए. तो ये आप एक बार देख सकते हो. 21st सेंचुरी में क्या नया आया? फीटल मेडिसिन इज एमर्जिंग एज अ न्यूअर सब्जेक्ट. इवन ट्रीटमेंट इन यूट्रो इज़ बिंग प्रैक्टिस. कि भाई यूट्रस में ही ट्रीटमेंट होने लगे हैं आजकल. फीटल को कोई प्रॉब्लम है, कोई डिजीज़ है, तो ये न्यू रिसर्च आर मेड स्पेशली इन एड्स वेरी enthusiastically. दिस इज 21st सेंचुरी. Okay, there are some Indian anatomists. The names are given here. We can check that out also. Next, there is a long list of them. Okay, anatomical nomenclature. Now we are coming to nomenclature. कि भाई एनाटमी इज़ अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट. और बॉडी को किस तरह से, कौन किस तरह से, किस सेंस में देख रहा है, तो इसके हमें पोजीशंस दे दी गई हैं, नोमेनक्लेचर दी गई हैं. उस तरह से हमें पढ़ना रहता है इसको. ओके, ईच पार्ट शैल हैव ओनली वन नेम. देयर आर सम रूल्स. ओके, ईच टर्म शैल बी इन लैटिन. ईच टर्म शुड बी एज शॉर्ट एंड सिंपल एज पॉसिबल. भाई शॉर्ट होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए. लैटिन हमें पता है, लैटिन लैंग्वेज काफ़ी यूज़ की जाती है, तो लैटिन में होना चाहिए. और एक ही नाम होना चाहिए. मेयरली अ मेमोरी साइन हो. फेमरल आर्टरी जैसे सेम होना चाहिए. जैसे आर्टरी है, फेमरल आर्टरी, तो फेमरल वेन, फेमरल नर्व. अब आपको पता है कि फेमरल है तो ये फेमर से रिलेटेड होगी. तो दिस कुड बी मेमोरी साइन. याद रख सकते हैं आप इस चीज़ को कि भाई फेमरल आर्टरी है तो वहीं वेन भी होगी, वहीं नर्व भी होगी. दिस कैन बी. एंड अपोजिट में होता है तो हमें याद अच्छे से रहता है. हमें मालूम है कि भाई आगे पीछे, तो एक अपोजिट चीज़ है तो ये हमें याद रहता है. मेजर एंड माइनर, सुपीरियर एंड इन्फीरियर. तो ये नॉमेनक्लेचर इस तरह से किया जाता है. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है. BNA वॉज रिवाइज्ड एंड दिस सम नॉमेनक्लेचर पे ही आते हैं. सबसे पहले पोजीशन पे. भाई पोजीशन क्या है? आगे खड़े हैं, पीछे से देख रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं. तो एनाटॉमिकल पोजीशन क्या होती है? सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपकी एनाटॉमिकल पोजीशन क्या होती है. व्हेन अ पर्सन इज स्टैंडिंग स्ट्रेट with eyes looking forward, both arms by the side of body, palm facing forward, both feet together, the position is anatomical position. What is actually anatomical position? कि जब कोई भी इंसान सामने की तरफ देख रहा है, उसके आर्म जो है साइड में हैं, पाम्स जो है उसको फेसिंग फॉरवर्ड हैं, बोथ फीट टुगेदर. अगर आप इस चीज़ को नोटिस करें तो ये एक एनाटॉमिकल पोजीशन है. ये एक नॉमेनक्लेचर, एक पोजीशन डिस्क्राइब की है जिससे आपको आइडेंटिफिकेशन में आसानी पैदा हो. नेक्स्ट है सुपीन पोजीशन. व्हेन अ पर्सन इज़ लाइंग ऑन हिज बैक. कि जब हम
आपके पीठ के बल पे लेटे हुए हैं तो वो स्पाइन पोजीशन होती है। ओके, एंड प्रोन पोजीशन जब हम अपने पेट के बल पे हैं। ओके, चेस्ट और ऑब्डोमेन के लाइंग ऑन हिज फेस, चेस्ट एंड ऑब्डोमेन, ये एक प्रोन पोजीशन कहलाती है। तो आपको समझ में आ रहा होगा एनाटॉमिकल पोजीशन, जब हम सामने देख रहे हैं, हमारे आर्म्स बिल्कुल साइड में लगे हुए हैं, हमारे आइज़ लुकिंग फॉरवर्ड है, पाम जो है हमारे फेसिंग फॉरवर्ड है, बोथ फीट टुगेदर है, तो ये एनाटॉमिकल पोजीशन हो गई। सुपाइन सुपीन पोजीशन क्या हो गई, जब हम अपने पीठ के बल पे हैं, और प्रोन पोजीशन जब हम अपने पेट के बल पे हैं। तो ये आप समझ में हो गए। जब प्रोन पोजीशन मतलब जब हम उल्टे लेटे हुए हैं, सुपीन पोजीशन जब हम सीधे लेटे हुए। तो ये हमें मालूम है कि हम जनरल हिंदी में ये टर्म यूज़ करते हैं। लाइक आप यहाँ पे आराम से देख सकते हो, ये एनाटॉमिकल पोजीशन है। आप अगर क्लियरली देखो तो इसकी जो पाम्स हैं फॉरवर्ड फेस कर रहे हैं, इसकी आइज़ सामने देख रही हैं, इसके टोज मिले हुए हैं, तो ये एनाटॉमिकल पोजीशन है। सुपीन पोजीशन, इसके पीठ के बल पे ये लेटा हुआ है, ये सुपीन पोजीशन है। और अगर हम बात करें अगर पेट के बल पे उल्टे लेटा हुआ है तो ये एक प्रोन पोजीशन हो गई। ओके, I think it was very easy. Then we talk about one more position is that is lithotomy. क्या होता है कि पर्सन जो है, जो उसके बैक और लेग्स, अब जैसे आप फोटो पे देख सकते हो, ये मोस्टली जो है डिलीवरी ऑब्स गाइनों के टाइम पे अगर जो पोजीशन होती है तो वो ये रहती है कि पर्सन जो है अपने बैक पे है, उसके लेग्स जो है ऊपर हैं, और जो फीट हैं वो स्ट्रैप्स में। आप क्लियरली फ़ोटो देख सकते हो। तो ये एक लिथोटोमी पोजीशन है, मोस्टली जब डिलीवरी के टाइम पे ये यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब हम प्लेन्स की बात करें। प्लेन्स मतलब हमारी बॉडी किस तरह से डिवाइड हो रही है, लेफ़्ट और राइट में डिवाइड हो रही है, एंटीरियर पोस्टीरियर में डिवाइड हो रही है। तो ये एक चीज़ हम देख सकते हैं। अ प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द बॉडी डिवाइडिंग इनटू टू इक्वल राइट एंड हाफ इज़ द मीडियन और मिड सेजाइटल प्लेन। व्हाट इज सेजाइटल? कि जब हम एक बॉडी को इस तरह से डिवाइड कर रहे हैं, जिसमें ये एक लेफ़्ट साइड हो गया, ये एक राइट साइड हो गया, ये एक मीडियन या फिर मिड सेजाइटल प्लेन हो गया। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट वन। इसके अंदर है, एक होता है कोरोनल प्लेन। अ प्लेन राइट एंगल टू सेजाइटल और मीडियन प्लेन विच डिवाइड द बॉडी इन इंटीरियर और पोस्टीरियर। यानी कि हम लेफ़्ट और राइट में ना डिवाइड करते हुए हम अपनी बॉडी को एंटीरियर आगे वाले हिस्से और पोस्टीरियर पीछे वाले हिस्से में डिवाइड कर देते हैं, तो वो कोरोनल प्लेन कहलाता है। क्लियरली आप देख सकते हो, अगर हम पीछे वाला इमेज देखें तो ये जो है, हम अगर ऐसे काट रहे हैं, ये प्लेन अगर इस प्लेन में काट रहे हैं, जिसमें ये पीछे वाला हिस्सा हो गया, ये आगे वाला हिस्सा हो गया, तो ये कोरोनल प्लेन कहलाता है। ओके, एक बार आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एक होता है ट्रांसवर्स प्लेन, ये हमने बहुत बार देखा है, 12th में हमने देखा है ट्रांसफर सेक्शन ऑफ डाइकॉट रूट और समथिंग। तो जब हम बीच में से हॉरिजॉन्टली कट करते हैं एट राइट एंगल टू बोथ सजाइटल एंड कोरोनल प्लेन्स, डिवाइड द बॉडी इनटू अपर एंड लोअर पार्ट, तो ये एक ट्रांसवर्स प्लेन हो जाता है। ओके, इफ़ यू सी द डायग्राम अगेन, सो this is transverse plane. I think hope you got the three planes. One is median plane or sagittal plane, the other one is coronal plane, and the other one is transverse plane. I think you got that one. If we talk about in a child, the same thing. The median plane, if we divide it in a this way, this is transverse plane, and this one is the coronal plane. Term used in relation to trunk. Trunk is the chest part. Okay, so ventral और anterior is a front of trunk. मतलब हमें पता है कि हमारे आगे का हिस्सा जो दिखता है, मतलब जो फ्रंट है, फेस की साइड है, वो हमारा वेंट्रल है, वेंट्रल या एंटीरियर है, और डोर्सल और पोस्टीरियर हमारे पीछे का हिस्सा हो गया। ओके, मीडियल इज़ अ प्लेन क्लोज टू द मीडियन प्लेन। सी, इसमें काफ़ी डिफरेंस है, एल और एन में कंफ्यूज नहीं होना है। मीडियल इज़ अ प्लेन क्लोज टू द मीडियन प्लेन। मीडियन प्लेन मतलब हमारे बीच से जो हमारे राइट और लेफ्ट में डिवाइड कर रही है, उसके क्लोज जो हो, सपोज आप एक
डायग्राम अपन देखें तो ये आपकी एक मीडियन प्लेन है, ठीक है, मीडियन लाइन जा रही है। इसके जस्ट पास में ये दो डॉट्स हैं, तो ये मीडियल हो गए। क्यों मीडियल हो गए? क्योंकि ये मीडियल प्लेन के जस्ट काफ़ी करीब है। लेटरल इज़ अ प्लेन अवे फ्रॉम द मीडियन प्लेन, यानी कि अगर हम यहाँ पे कोई पॉइंट बनाते हैं, यहाँ पे कोई पॉइंट बनाते हैं तो ये लेटरल हो गया, क्योंकि ये मीडियन प्लेन से फार अवे है। ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट प्रॉक्सिमल, cranial और superior is close to the head of the trunk. Suppose this is the head of the trunk. Okay, just a diagram. So this one जो आपके हेड के पास है उसको प्रॉक्सिमल कह सकते हैं, सुपीरियर कह सकते हैं या क्रेनियल कह सकते हैं, और ये जो हिस्सा ये हम डिस्टल कह सकते हैं जो दूर है, ठीक है, दूर है, या कॉडल कह सकते हैं। हमें पता है कि टेल्स को हम कॉडल टाइप कहते हैं, तो ये कॉडल हिस्सा कहला सकता है या इन्फीरियर कह सकते हैं, क्लोज टू द लोअर एंड ऑफ द ट्रंक। ओके, सुपरफिशियल मतलब ऊपर ऊपर से, क्लोज टू द स्किन, टुवर्ड सरफेस ऑफ द बॉडी। और डीप अगर हम बात कर रहे हैं तो अवे फ्रॉम स्किन, फ्रॉम द सरफेस, मतलब वो काफ़ी अंदर प्रेजेंट है, स्किन से काफ़ी डीप है। तो ये एक चीज़ हो गई सुपरफिशियल एंड डीप। ये अपोजिट है, तो आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं, प्रॉक्सिमल डिस्टल, क्रेनियल कॉर्डल, सुपीरियर इन्फीरियर, सुपरफिशियल डीप। दीज थिंग्स आर अपोजिट टू ईच अदर। एक याद है तो दूसरा अल्टीमेटली आपको याद हो जाएगा। इप्सिलैटरल ऑन द सेम साइड ऑफ द बॉडी एज अनदर स्ट्रक्चर, मतलब कोई स्ट्रक्चर सेम साइड है तो उसी के साथ ही दूसरा स्ट्रक्चर भी है तो उसको कहते हैं इप्सिलैटरल। कॉन्ट्रालेटरल ऑन अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी फ्रॉम अनदर स्ट्रक्चर। कॉन्ट्रा समझ में आ रहा है, कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब अपोजिट साइड। इन्वेजिनेशन इज अ प्रोजेक्शन इनसाइड, इवेजिनेशन इज प्रोजेक्शन आउटसाइड। कोई भी अगर इन्वेजिनेशन या प्रोजेक्शन होता है अंदर की तरफ हो रहा है तो इन्वेजिनेशन हो रहा है, और अगर वो बाहर की तरफ उठ रहा है तो वो इवेजिनेशन हो गया। ओके, ये ट्रंक से रिलेटेड था। ये आप एक और डायग्राम देख सकते हैं, ये लैंग्वेज ऑफ एनाटमी। सो अगर हम सबसे पहले देखें, हम मीडियल देखते हैं, तो ये जो रीजन है ये एक मीडियल रीजन है, मतलब बीच का एरिया, ओके, और ये एक मीडियल बॉर्डर है, ओके। देन लेटरल, ये जगह एक लेटरल है, ये लेटरल है, ये मतलब मिड प्लेन से दूर है, ओके। डॉर्सल हमें समझ में आ गया, पीछे डॉर्सल और पोस्टीरियर, वेंट्रल और एंटीरियर हमें पता आ गया। सुपीरियर मतलब टॉप पे, इन्फीरियर मतलब नीचे की तरफ, ओके। डिस्टल हमें समझ में आ गया, जैसे कि कोई चीज़ रूट है, ये रूट समझ रहे हैं आप, यहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ से जॉइंट शुरू हुआ है, तो इसके जो पास है वो प्रॉक्सिमल हो गया, जो इससे दूर है वो डिस्टल हो गया, ओके। ये डॉर्सल एक्सटेंसर समझ में आ गया होगा। वही चीज़ फ्रंट से दिखाई गई है, सेम चीज़ है, ये मीडियल हो गया जो मिड रीजन में, ये पाल्मर हो गया, पाम सरफेस ऑफ हैंड। अगर ये रूट मान रहे हैं तो ये सुपीरियर रीजन हो गया, ये इन्फीरियर रीजन हो गया। ये एंटीरियर सरफेस है, सामने वाला, पीछे वाला पोस्टीरियर सरफेस है। लेटरल बॉर्डर मतलब जो बीच से दूर है, डॉर्सम ऑफ फीट, ओके। नेक्स्ट इज दिस सुपरफिशियल, हमें समझ में आ गया जो ऊपर ही ऊपर है, डीप जो अंदर की तरफ है। इन्वेजिनेशन, कोई भी अगर आउटग्रोथ हो रही है वो अंदर की तरफ हो रही है तो इन्वेजिनेशन है, और आउटग्रोथ हो रही है तो इवेजिनेशन है। आई थिंक ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, बहुत ही बेसिक है, स्टार्टिंग ऑफ लाइक वन और मोस्ट प्रोबेबली वन लेक्चर ये आपको आपकी टीचर पढ़ा देगी, और आपको उसी टाइम समझना होगा। आप पहले से पढ़ के जाएंगे, पहले से याद रखेंगे, तो ये आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। और अब हम रिलेशन जो है हर एक, अभी जो हमने इससे पहले पढ़ा था वो आपके ट्रंक के लिए, चेस्ट पार्ट जो फ्रंट वाला पार्ट होता है, हेवी पार्ट जो होता है वो ट्रंक के लिए था। अब ये जो रिलेशन है वो अपर लिम्ब से रिलेटेड है। अपर लिम्ब आप समझ रहे हैं, यानी कि ह्यूमरस वाला पार्ट, ओके। सो वेंट्रल और एंटीरियर, दिस इज़ वेरी कॉमन, वेंट्रल आगे वाला, डोर्सल मतलब पीछे वाला। मीडियल बॉर्डर हमें समझ में आ गया, लाइज अलॉन्ग द लिटिल फिंगर, मीडियल बॉर्डर ऑफ द फोर आर्म एंड आर्म लाइज अलॉन्ग द लिटिल फिंगर। यस, कि अगर हम एक पाम की बात करें, आई थिंक देयर वुड बी अ डायग्राम, नो इट्स नॉट देयर।
तो एक पाम की अगर बात करें तो ये मीडियल रीजन हो गया, इस तरफ लेटरल हो गया। प्रॉक्सिमल अगर यहाँ पे रूट है तो उसके पास जो होगा वो प्रॉक्सिमल होगा और जो उससे दूर होगा वो डिस्टल होगा। पाल्मर, आई थिंक दिस इज़ द डायग्राम हियर। पाल्मर हम समझ गए तो जो पाम के पास होगा। ओके, मीडियल आप समझ रहे हैं। अगर हम आर्म की बात कर रहे हैं तो ये जो चीज़ है ये मीडियल हो गई। लेटरल ये मिड पॉइंट है आपका, इस तरफ जो पड़ रहा है वो मीडियल पॉइंट हो गया, और इस मीडियल पॉइंट से दूर कौन सा पॉइंट हो गया, ये लेटरल पॉइंट हो गया। आर यू गेटिंग दिस? दिस इज मीडियल पॉइंट, दिस इज लेटरल पॉइंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द हैंड पार्ट। वी कांट से कि दिस मिडिल लाइन इज द वन विच इज़ द मीडियल पॉइंट। नो, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट हैंड, ये लेटरल है क्योंकि ये बाहर की तरफ है, और ये मीडियल बॉर्डर है जो अंदर की तरफ है। आई थिंक यू गॉट दिस वन। Okay, palmar in the front of the palm. Dorsal aspect of hand is on the back of palm. Flexor एक important चीज़ है कि aspect is front of the upper limb, extensor aspect is back of the upper limb. इसमें अगर अपन देखें तो we will rub this part here. Okay, so flexor मतलब जो front की तरफ है और extensor पीछे की तरफ होगा। front में अगर आप देख रहे हो तो flexor aspect आता है। Okay, now we are talking about the lower limb. Lower limb, we know already lower limb. Posterior, anterior, I think we got that. Medial border also lies along the big toe or hallux, medial border of leg and thigh. We will see there. Okay. Lateral border यानी कि अगर आपका ये लेग है तो ये मीडियल बॉर्डर हो जाएगी और ये लेटरल बॉर्डर हो जाएगी। फ्लेक्सर इसमें अपोजिट होता है क्योंकि आपकी जो लोअर बॉडी है 90 डिग्री रोटेटेड होती है इन एट द टाइम ऑफ योर एम्ब्रियो फेस। ओके, सो इसमें उल्टा हो जाता है। हमने वहाँ पे पढ़ा था, अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो अपर लिम्ब में हमने पढ़ा था फ्लेक्सर जो है वो अपर लिम्ब का फ्रंट साइड है। आर यू गेटिंग दिस? फ्लेक्सर जो है अपर लिम्ब का फ्रंट है, बट इन द लोअर लिम्ब इट is opposite here. Flexor is back of the lower limb. This is very important. See, this is really very important. Flexor जो है आपका अगर अपन अपर लिम्ब की बात करें यानी कि हैंड की बात करें तो फ्लेक्सर फ्रंट में आ रहा है, और अगर लेग्स की बात करें, लोअर लिम्ब की बात करें तो वो बैक में आ रहा है। दिस इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट जो हम गौर नहीं करते और भूल जाते हैं इस चीज़ को। Terms used in embryology: ventral towards the belly, dorsal towards the back. Cranial हम यूज़ करते हैं हेड की तरफ के लिए और कॉर्डल यूज़ करते हैं टेल की तरफ। ये आपकी नॉर्मल जो पोजीशंस हैं, नॉर्मल आपका पोजीशन से रिलेटेड जो टर्म्स थे वो काफ़ी तरह से कवर हो चुके। अगर आप बात करें बॉडी मूवमेंट्स की तो हमें पता है सिनोवियल जॉइंट्स ही हैं जो मूव करते हैं, आपके फाइब्रस जॉइंट्स मूव नहीं करते हैं। तो ये हमें पता है फ्रॉम दी NCERT ऑफ 12th। नाउ वी विल लर्न मोर। एक होता है आपका सबसे पहले ग्लाइडिंग मूवमेंट। रिलेटिवली फ्लैट सरफेस मूव बैक एंड फोर्थ फ्रॉम साइड टू साइड विथ रिस्पेक्ट टू वन अनदर। द एंगल बिटवीन आर्टिकुलेटिंग बोन डज नॉट चेंज सिग्निफिकेंटली। अगर फ्लैट सरफेस है, अगर कोई चेंज नहीं आ रहा है एंगल में तो वो ग्लाइडिंग मूवमेंट होता है। फ्लैट सरफेसेस मूव बैक एंड फोर्थ एज वन साइड टू साइड। एक होता है एंगुलर मूवमेंट, मतलब चेंज इन दी एंगल। एंगल जो है इसके अंदर या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा तो एंगुलर मूवमेंट होता है। अब फ्लेक्सियन जो है, देयर इज़ अ डिक्रीज इन एंगल बिटवीन आर्टिकुलेटिंग बोन्स। अगर एंगल डिक्रीज हो रहा है बिटवीन बोन्स देन ओनली इट इज़ फ्लेक्सियन। और वही उसका अपोजिट एक्सटेंशन है। अगर इंक्रीज हो रहा है, द एंगल बिटवीन देम इज इंक्रीजिंग, देन इट इज़ एक्सटेंशन। फ्लेक्सियन समझ में आ गया कि अगर एंगल जो है आपका वो डिक्रीज हो रहा है तो आप फ्लेक्सियन मानेंगे, और एक्सटेंशन में इंक्रीज हो रहा है। अगर आप एग्जांपल लें तो आप अपना एल्बो जॉइंट लीजिए।
आप स्ट्रेच आउट करिए अपने हाथ को, एल्बो जॉइंट पे ध्यान दीजिए। जब हम एल्बो जॉइंट से अपने हाथ को अंदर की तरफ मोड़ रहे हैं तो एंगल कम हो रहा है, तो हम इसे फ्लेक्सियन कहते हैं। और वही हाथ हम खोल रहे हैं तो पूरा एंगल 180 डिग्री बन रहा है, तो हम उसको एक्सटेंशन कहते हैं। Now there is a term called lateral flexion. Is a movement on trunk sideways to the right or left at the base. ये हम एक्सरसाइज करते हैं, हमें पता है। वी यूज टू डू दी एक्सरसाइज इधर उधर, जब हम ट्रंक को मूव करते हैं तो वो एक लेटरल फ्लेक्सियन हो जाता है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है एडक्शन। एडक्शन दैट इज़ मूवमेंट ऑफ बोन टूवर्ड्स मिड लाइन। अगर मिड लाइन के करीब आ रही हैं बोन्स तो वो एडक्शन है, और एबडक्शन उसके अपोजिट हो जाएगा, द मूवमेंट ऑफ बोन अवे फ्रॉम मिड लाइन। अगर आगे डायग्राम होगा तो ये काफ़ी आराम से और अच्छा एक्सप्लेन कर पाएंगे। लेट्स सी इफ देयर इज अ डायग्राम। यस, देयर इज अ डायग्राम। See here, abduction. Abduction is moving away from midline, यानी कि आपका जो मिड लाइन है, पहले फ्लेक्सियन पढ़ लेते हैं, मैंने ही बताया। अगर आप एल्बो जॉइंट पे देखें तो आप जब हाथ बंद कर रहे हैं तो ये एंगल जो है वो डिक्रीज़ हो गया, और जब ये आप हाथ खोल रहे हैं तो ये एंगल इंक्रीज़ हो गया। एंगल इंक्रीज़ हो गया यानी एक्सटेंशन, और अगर एंगल डिक्रीज़ हो गया तो वो फ्लेक्सियन हो गया। अगर एबडक्शन की बात करें, एबडक्शन अवे फ्रॉम मिड लाइन, ये आप देख रहे हो, ये आप हाथ उठा रहे हो या आप अलग ले जा रहे हो, दूर ले जा रहे हो आपके मिड लाइन से, और एंगल भी इंक्रीज़ हो रहा है। और एडक्शन जब आप पास ले जा रहे हो मिडिल लाइन से, तो इसका एंगल भी डिक्रीज़ हो गया। तो देयर इज़ अ वाइड डिफरेंस इन दिस एंगल्स। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। एबडक्शन मतलब दूर ले जा रहे हो, बट जॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। किस जॉइंट को ले जा रहे हो आप? शोल्डर जॉइंट से लेके जा रहे हो, तो ये एक चीज़ है। और अपन फ्लेक्सियन की बात कर रहे हैं तो आप एल्बो जॉइंट की बात कर रहे हो, तो पे अटेंशन टू दिस ऑल्सो कि जॉइंट्स मतलब किस रेफरेंस से, किस जॉइंट से आप बात करो, वो बताना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर रोटेशन होता है। A bone revolves around its own longitudinal axis. Which axis? Longitudinal axis. In medial rotation, anterior surface of bone of a limb is turned towards the midline. In lateral, anterior surface of bone of limb is turned away from midline. Let's see the diagram in this part also. और हमें पता है जब हम एक्सरसाइज करते हैं, एक वर्ड होता है सर्कमस्ट्रक्शन। जब सारे जॉइंट्स जो हैं वो पूरे मूवमेंट हो रहे हैं, जैसे वो हम पूरा गोल घुमा रहे हैं, तो उसको सर्कमसेक्शन कहते हैं। ओके, एंड दिस डायग्राम इट्स नॉट गिवन हियर। मीडियल रोटेशन यू कैन सी टर्निंग टुवर्ड्स द मिड लाइन। ये हम देख रहे हैं, हमने अपने पैर को इधर कर लिया, तो ये मीडियल रोटेशन हो गया। और लेटरल रोटेशन की जब हम अपने पैर को इस तरफ कर सकते हैं, आपको पता है हम अपना पूरा का पूरा पैर जो है वो पूरा का पूरा तो नहीं, थोड़ा सा एक्सटेंड पे हम अपना पैर टर्न कर सकते हैं, तो वो लेटरल हो गया अगर हम अवे फ्रॉम मिड लाइन लेके जा रहे हैं, और टुवर्ड्स हो गया अगर हम उसको मीडियल मिड पोजीशन मिडिल के तरफ लेके जा रहे हैं। ओके, सो दिस वाज द थिंग। स्पेशल मूवमेंट्स होते हैं कुछ, प्रोनेशन होता है, सुपिनेशन होता है, रेडियो अल्नर जॉइंट। ये इंपॉर्टेंट है कि इसकी बात करें। प्रोट्रैक्शन रिट्रैक्शन होता है टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट आप समझ रहे हैं, यानी कि टेम्पोरो मतलब टेम्पोरल बोन जहाँ पे मैंडिबल प्रेजेंट है, हम अपने जॉ को खोलते हैं बंद करते हैं, तो ये प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन होता है। और अगर हम प्रोनेशन और सुपिनेशन की बात करें तो देयर इज़ अ डायग्राम गिवन हियर कि अगर आपका जो हैंड है वो ऊपर की तरफ फेस कर रहा है, जैसे कि ये ऊपर की तरफ फेस कर रहा है, तो ये सुपिनेशन कहलाता है। और वही अगर आपका हैंड नीचे की तरफ फेस कर रहा है तो वो प्रोनेशन कहलाता है। आई थिंक यू गॉट दिस थिंग। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा फ्लेक्सियन क्या हो गया, एक्सटेंशन क्या हो गया, लेटरल फ्लेक्सियन क्या हो गया, एडक्शन क्या हो गया, एबडक्शन क्या हो गया, रोटेशंस में क्या क्या है, मीडियल और लेटरल, और स्पेशल मूवमेंट प्रोनेशन स्पिनेशन। कोई भी चीज़ आप देख रहे हैं तो ट्रंक से रिलेटेड दी है,
अपर लिम्ब से रिलेटेड दिए। हर बॉडी पार्ट का मूवमेंट अलग है, उसके लिए टर्म भले ही सेम है लेकिन उनका मूव करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। तो आप एक बार जब भी पढ़ो तो डायग्राम्स ज़रूर देख लेना। यूट्यूब पे कुछ वीडियोस भी हैं जिसमें काफ़ी अच्छी तरह से फ्लेक्सियन, एडक्शन और एबडक्शन दिखाया है, तो आप एक बार वो वीडियोस भी चेकआउट कर लीजिएगा। सो आपको काफ़ी हद तक समझ में आ जाएगा। अगर हम अपर लिम्ब की बात करें तो व्हेन टू फ्लेक्स सरफेस आर ब्रॉट क्लोज टू ईच अदर लाइक इन एल्बो जॉइंट व्हेन फ्रंट ऑफ आर्म फॉर्म, ये हमने अभी बता दिया कि भाई हम अगर स्ट्रेच आउट कर रहे हैं, एल्बो जॉइंट पे रख रहे हैं और अपने एल्बो जॉइंट से पास लेके आ रहे हैं अपने हैंड को, तो वो फ्लेक्सियन कहलाता है। एक्सटेंशन उसको अपोजिट हो गया। एबडक्शन व्हेन लिम्ब इज टेकन अवे फ्रॉम द बॉडी। दी ऑल द एग्जाम्पल विच वी रेड राइट नाउ वर ऑफ द अपर लिम्ब ओनली. Okay, there is something important here, that adduction of digits finger when all the fingers get together. जब हम अपने सारी जो उंगलियां हैं पास कर लेते हैं तो एडक्शन है, और सारी उंगलियों को अगर दूर कर लेते हैं तो वो एबडक्शन है. ओके, इसका एक्सिस क्या होता है कि किस एक्सिस पे हम कहेंगे ये पास हैं, किस एक्सिस पे ये दूर है. तो हमारी जो मिडिल फिंगर से जो एक्सिस है अगर वो उसके करीब आ रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम है मिडिल फिंगर मिडल में है, तो जब हम उसके करीब ला रहे हैं तो एडक्शन और एबडक्शन. बट अगर हम अपने टोस की बात करें तो सेकंड टो इज अ टेकन एज द एक्सिस ऑफ द मूवमेंट इन टोज. ओके, देन हमारे एक स्पेशल फीचर है हमारे हैंड्स में. हमें पता है हमारे हैंड्स जो हैं, आप देख सकते हैं कि हमारी जो टिप ऑफ थंब है वो बाकी फिंगर्स को टच कर सकती है, बाकी एनिमल्स में ये नहीं होता. व्हेन टिप ऑफ थंब टचेस द टिप्स ऑफ एनी ऑफ द फिंगर, तो ये अपोजिशन ऑफ थंब कहलाती है. दिस इज़ अ वेरी स्पेशल थिंग कि हमारे टिप्स जो हैं हम थंब से फिंगर्स की टिप्स को टच कर सकते हैं. और सर्कमडक्शन ऑफ थंब, मूवमेंट ऑफ एक्सटेंशन, एबडक्शन, हम अपने थंब को रोटेट कर सकते हैं. ये कॉमन सी चीज़ है. हाँ, ये सब कुछ आपको पढ़ना है, याद रखना है. ओके, लोअर लिम्ब की बात करें, मैंने बताया था कि ये 90 डिग्री अपोजिट होता है आपके अपर लिम्ब से. तो जो चीज़ फ्लेक्सियन है यहाँ पे, वहाँ पे एक्सटेंशन होगी, और यहाँ वहाँ पे जो एक्सटेंशन होगी वो यहाँ फ्लेक्सियन होगी. तो ये बात आप याद रखिएगा. व्हेन फ्रंट ऑफ थाई कम्स इन कांटेक्ट विथ फ्रंट ऑफ एब्डोमेन, यानी कि जब हम अपनी थाइस को ऊपर की तरफ खींचते, ऊपर की तरफ लेते हैं, तो ये फ्लेक्सियन हो जाता है. एक्सटेंशन हम जब सीधे खड़े हैं. ओके, देर इज एंगल डिक्रीज, एंगल तो डिक्रीज हो रहा है, लेकिन अगर स्ट्रेट खड़े हैं तो एक्सटेंशन है, और अगर हम अपने थाइस को एब्डोमेन की तरफ लेके आ रहे हैं तो फ्लेक्सियन ऑफ थाई है. फिर हम बात करें एबडक्शन, एडक्शन इन लोअर लिम्ब. लोअर लिम्ब की बात कर रहे हैं, अपने लेग्स की बात कर रहे हैं. व्हेन थाई इज टेकन अवे फ्रॉम द मीडियन प्लेन, this was the hand one. And if we talk about the legs, okay, if we talk about the legs, they have not given in this, so let's see. ऐसे ही समझने की कोशिश करते हैं. एबडक्शन की बात करते हैं. जब थाई, जो एबडक्शन यानी कि आपका दूर जाना, अवे फ्रॉम द मीडियल प्लेन, द व्हेन द थाई इज टेकन अवे फ्रॉम द मीडियन प्लेन, यानी कि जब आपका लेग, आपने पता है ये एक लेग हो गया, सपोज आई एम नॉट ड्राइंग इट फुली, तो ये जब आप ये वाले इस तरफ भी शिफ्ट कर सकते हैं, आपको ये पता होगा, ये इस तरह से शिफ्ट कर सकते हैं, तो ये एबडक्शन हो गया. मीडियल प्लेन के पास लाना और मीडियल प्लेन से दूर लेके जाना, कुछ इस तरह से. मीडियल प्लेन के पास लाना और कुछ मीडियल प्लेन के दूर लेके जाना. ओके, ये हो गया आपका. रोटेशन व्हेन थाइज टर्न मीडियली, lateral rotation when thighs turn laterally. Flexion of knee when back of thigh and back of leg come in opposition, यानी कि जब हम अपने पैरों को पीछे की तरफ मोड़ते हैं, when back of thigh and back of leg come in opposition, तो ये फ्लेक्सियन ऑफ नी हो जाता है. क्योंकि नी को हम आगे की तरफ तो फोल्ड नहीं कर सकते, नी जो है हमारा पीछे ही फोल्ड होता है, तो वो फ्लेक्सियन ऑफ नी हो गया. एक्सटेंशन ऑफ नी जब हम सीधा रखते हैं, when thigh and leg are in straight line.
Dorsiflexion of foot when dorsum of foot is brought close to the front of leg and sole face forward. This is important. जब हम अपने पैर को ऊपर की तरफ ऐसे करते हैं तो ये डॉर्सीफ्लेक्सियन हो जाता है, और अगर इसको नीचे की तरफ करते हैं तो प्लांटर फ्लेक्सियन हो जाता है. डॉर्सीफ्लेक्सियन मतलब हम अपने पैर को आगे की तरफ सीधा सीधा करते हैं, और जब हम उसको पीछे की तरफ करते हैं तो वो प्लांटर फ्लेक्सियन हो जाता है. आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि ब्रॉड क्लोज टू फ्रंट ऑफ लेग एंड सोल इज फेसिंग फॉरवर्ड. सोल दिख रहा है, और प्लांटर फ्लेक्सियन में जब जो है आपका सोल जो है वो पीछे की तरफ दिख रहा है. इन्वर्जन ऑफ फूट एंड इवर्जन एंड मीडियल बॉर्डर ऑफ फूट इज रेज्ड फ्रॉम द ग्राउंड. इसमें अगर आप देखें तो ये हमें पता है इन्वर्जन, टर्निंग आउटवर्ड्स एंड टर्निंग इनवर्ड्स. वेरी इजीली यू कैन सी कि जब हम पैर को आगे और बाहर लेके जाते हैं तो वो इवर्जन और इन्वर्जन होता है. नेक की बात करें, व्हेन फेस कम्स क्लोजर टू चेस्ट, आगे की तरफ हम जब अपने नेक की को झुकाते हैं तो फ्लेक्सियन होता है, और जब हम उसको चेस्ट से दूर लेके जाते हैं तो एक्सटेंशन होता है. यानी कि इसमें जो है एंगल डिक्रीज होता है, एक्सटेंशन में एंगल इंक्रीज होता है. आई थिंक गॉट दिस राइट. एंड नाउ वी आर ऑन द टॉपिक ऑफ नेक. लेटरल, जब व्हेन एयर इज ब्रॉट क्लोज टू शोल्डर. आई थिंक यू गॉट दिस. मतलब हम जब ऊपर करते हैं ना, ऐसे करते हैं कि भाई हमें नहीं पता, वो वाला जो एक्शन होता है ना जिसमें हम उसको हम लेटरल फ्लेक्शन कहते हैं, कि भाई हम अपने एयर्स और शोल्डर को मिला लेते हैं, तो वो लेटरल फ्लेक्शन होता है. रोटेशन, व्हेन नेक रोटेट्स सो दैट चिन गोज टू अपोजिट साइड. आई थिंक यू गॉट दिस राइट. ओपनिंग ऑफ माउथ, लोअर जॉ जो है नीचे आ जाता है, क्लोज करते हैं तो वो वापस ऊपर आ जाता है. प्रोट्रैक्शन क्या होता है, व्हेन लोअर जॉ स्लाइड्स फॉरवर्ड इन इट सॉकेट इन द टेम्पोरल बोन. आगे पीछे करना होता है ना कि हम अपने जॉ को आगे की तरफ थोड़ा सा ले जा सकते हैं, प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन. तो ये लोअर जॉ ऑफ बैकवर्ड इन सॉकेट टेम्पोरल बोन. ओके, ये प्रोट्रैक्शन जब हम आगे पीछे अपनी नेक करते हैं ना, कि थोड़ा सा ऐसे करके करते हैं आगे की तरफ, तो प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन हो जाता है. और अगर हम ट्रंक की बात करें, ट्रंक मतलब फॉरवर्ड चेस्ट वाला पार्ट, बैकवर्ड बेंडिंग जो है वो एक्सटेंशन कहलाती है. ट्रंक मतलब आपको पूरी बॉडी, बैकवर्ड बेंडिंग मतलब ये दिख रहा है आपका पीछे की तरफ बेंड हो रहा है, तो वो ये एक्सटेंशन है. और अगर वो आगे की तरफ बेंड हो रहा है तो ये फ्लेक्सियन है. और ये साइड वाइज जो हम एक्सरसाइज करते हैं, ये लेटरल इस तरफ हो रहा है तो लेटरल फ्लेक्सियन, और अगर रोटेशन कर रहा है तो वो लेटरल रोटेशन कहलाता है. आई थिंक यहाँ तक काफ़ी हद तक आप लोगों को समझ में आया होगा. थोड़ा सा लंबा हो गया, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट था. एक बार आप गो थ्रू करेंगे इस चीज़ से तो आपको समझ में आएगा. और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. थैंक यू सो मच. और अगर आपको और वीडियोस चाहिए हो तो आप ज़रूर कमेंट करिए, और भी वीडियोस बनाई जाएंगी. थैंक यू सो मच. कीप वॉचिंग.